कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है सैमुअल टेलर कॉलरिज के ऊपर। ठीक है, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं, एक रोमांटिक एज के बहुत ही शानदार पोएट है। उनके बारे में ये पूरी क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टेक्स्ट पे और पढ़ते हैं, आज के सेशन को देखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास होगी, ये जो सेशन होगा, वो होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज के ऊपर। ठीक है, सभी लोग क्लास फटाफट ज्वाइन कर लें और अपन लोग फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, एज ऑफ रोमांटिसिज्म में अगर आप किसी भी ऐसे राइटर की बात कहें जो फर्स्ट एज के हों और ऐसे राइटर हों जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाए हों, या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से रहे हों, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कि उसके बाद एसटी कॉलरिज हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो हैं, ये फर्स्ट एज के राइटर हैं और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इनका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1772 है और डेथ जो है वो 1834 है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसफर। मतलब ये तो एक पोएट भी हैं, लिटरेरी भी, क्रिटिक भी हैं और फिलोसफर भी हैं। मतलब इनमें बहुत सारे गुण हैं। हु विथ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ वाज द फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। अगर रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर की बात करें तो एसटी कॉलरिज के साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, यही दोनों जो हैं नींव जो कहलाती हैं रोमांटिक एज मूवमेंट की। ठीक है, ही वॉज वन एमंग लेक पोएट। जैसे कि मैंने आपको एक समय बताया था लेक पोएट्स, तो लेक पोएट्स में ये भी शामिल हैं, क्योंकि ये भी लेक डिस्ट्रिक्ट में इनका भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय फ्रांसिस जेफरे इन 1870। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। ही रोट द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर। ठीक है, इनकी फेमस पोएम है, देवियों सज्जनों, हमेशा पूछी जाती है कि द राइम ऑफ द एशियन माइनर किसकी पोएम है। ठीक है, तो एसटी कॉलरिज की पोएम है, बड़ी पोएम है। एंड कुबला खान एज वेल एज प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, और इनका एक प्रोज वर्क भी है। ठीक है, वो कौन सा है भैया, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसलिए इनको जो है इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर पोयम है, कुबला खान पोयम है, और इसके साथ साथ एक इनका प्रोज है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ही हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी टू इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर। ठीक है, सो ही हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी टू इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में जो जर्मन आइडियलिस्ट थी उसको शामिल करने में, उसको इंट्रोड्यूस करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ये यूथोपियन थे थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉलरिज कॉइन्ड द टर्म विलिंग सस्पेंशन और डिसबिलीव। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलरिज जो है, इनका एक मतलब कह सकते हैं कॉइन कोई नोटेबल चीज। ठीक है, तो सो कॉलरिज कॉइन्ड द टर्म, मतलब ये हमेशा एक कह सकते हैं एक टर्म की बात करते थे, विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, डिसबिलीव के ऊपर। Throughout his adult stage, he had crippling bouts of anxiety and depression. He had bipolar disorder. Bipolar disorder. देखिए, जब ये अपने एडल्ट एज पे पहुंचे, मतलब थोड़े बड़े हुए, ठीक है, मतलब कह सकते हैं आप 20+, 20+ हुए, तो इनके अंदर ना चिंता है ना, डिप्रेशन, ये चीजें होने लगी, क्योंकि ये जो है किस चीज के एडिक्टेड थे, ओपियम के। ओपियम मतलब होता है अफीम। अफीम के ये क्या थे, आदि थे। और इसी कारण से जो इनकी वाइफ है वो इनसे क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब उनके 4 बच्चे थे तब वो अलग हुई थी, सोचिए। ही रोट अबाउट हिज लोनलीनेस एट स्कूल इन द पोयम फ्रॉस्ट ऑफ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है,
इन्होंने एक अकेले में एक पोयम लिखी थी जिसका नाम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, जब स्कूल टाइम पे थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इन्हीं की पोयम है। नेक्स्ट, इन मार्च 1796 कॉलरिज पब्लिश्ड अ जर्नल वॉचमैन टू बी प्रिंटेड every 8 days to avoid a weekly newspaper tax. But in May in the same year it was seized. ठीक है, इनका एक द वॉचमैन के नाम से एक प्रिंट, इनका जो न्यूज़पेपर में वीकली जो निकलता है वो भी निकलता था। ठीक है, वीकली निकलता था मतलब हर 8वें दिन। ठीक है, 8वें दिन आता था, जैसे मान लीजिए मंडे तो नेक्स्ट मंडे को, ऐसे इस तरह से क्या आता था, एसटी कॉलेज का एक पब्लिश होता था न्यूज़पेपर में। ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट न्यूज़पेपर पे द वॉचमैन नाम से। लेकिन वो भी 1 साल के अंदर, ठीक है, 1796 में स्टार्ट हुआ था, देन 8 मई में वो, मार्च 1796 में स्टार्ट हुआ था, मई में वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कॉलरिज रोड 48 सोनेट्स। ठीक है, कॉलरिज ने बहुत फेमस फेमस सोनेट लिखे हैं, जिसमें से मैं कुछ आप लोग को बता देता हूं। जैसे है द लाइम ट्री वॉर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, द नाइटिंगेल ईटीसी। मतलब ये कुछ इनकी फेमस पोएम है जिनको आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये सोनेट है एक्चुअली। ठीक है, नहीं, कन्वर्सेशन पोएम है, सॉरी। हिज कन्वर्सेशन पोएम कौन सी है, द लाइम ट्रीज वॉर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, द नाइटिंगेल। ठीक है, आगे, he translated the dramatic trilogy Wallenstein of German poet Friedrich Schiller। ठीक है, इनकी इन्होंने जो फ्रेडरिक स्किलर हैं, उनकी जो एक क्या है, जर्मन पोएट है एक्चुअली। ठीक है, तो वॉलेंस्टाइन की जो एक ट्रियोलॉजी है उसको क्या किया, ट्रांसलेट भी किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जर्मन राइटर की एक फ्रेडरिक स्किलर की एक एक वर्क है वॉलेंस्टाइन। ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया है भैया, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पे। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। गुड इवनिंग भगीरथ जी, सभी गुड इवनिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इन 1809 कॉलरिज अगेन पब्लिश द जर्नल entitled द फ्रेंड। ठीक है, तो 1809 पर इन्होंने क्या किया था, कॉलरिज ने फिर से एक जर्नल आर्टिकल जो इंटाइटल होता है ना, जो न्यूज़पेपर पे छपता है, द फ्रेंड के नाम से इन्होंने क्या किया, उसे पब्लिश किया। ठीक है, एक इन्होंने और किया था, मैंने आपको ऊपर बताया था, एक ये। ठीक है, याद रखेंगे। Coleridge gave a series of lecture in London and Bristol, those on Shakespeare। ठीक है, एस टी कॉलरिज जो हैं वो शेक्सपियर को बड़े अच्छे से फॉलो करते थे। मैं आप लोग को बता दूं कि शेक्सपियर के हैमलेट जो इनका है, उसको इन्होंने इतने अच्छे से अध्ययन किया था, इतने अच्छे से उसका नॉलेज लिया था, कि जब ये हैमलेट के ऊपर लेक्चर देते थे ना, तो लोग इनके ऊपर फिदा हो जाते थे, मैं आप लोग को बताऊं। और इनसे पहले हैमलेट इतना फेमस नहीं था, इनके बाद हैमलेट बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, इनके बताने का तरीका, पहले उसे बोलते थे ये मतलब बेवकूफी टाइप की बुक है हैमलेट, लेकिन उसको इन्होंने ही एक बहुत अच्छा पढ़ा करके बनाया। ठीक है, 1817 ही रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब ये ध्यान रखिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया इन्होंने कब लिखी थी, 1817 पे लिखी थी। मैंने इसका जिक्र आपसे ऊपर भी किया था, यहाँ पे देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये प्रोज है, प्रोज वर्क है बायोग्राफी लिटरेरिया। ठीक है, कब लिखा था इन्होंने भैया, तो 1817 पे लिखा था, याद रखेंगे। लॉर्ड बायरन, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं। लॉर्ड बायरन, विलियम हैजलिट एंड वर्ड्सवर्थ आर कॉलरिज कंपेनियन इन अ फेंसिफुल स्कीम टू एस्टेब्लिश अ यूटोपियन कमिटी फॉर फ्री लव इन द बैंक ऑफ सस्क्विनेस रिवर। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये यूटोपियन कमेटी का एक ग्रुप बनाए थे, जिसमें लॉर्ड बायरन, विलियम हैजलिट, वर्थवर्थ, कॉलरिज, ये सब लोग इकट्ठा होकर के एक ग्रुप इन्होंने बनाया था। ठीक है, लेकिन वो ग्रुप बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं और टूट गया। ठीक है, उसमें 3 लड़कियों ने भी ज्वाइन किया था, सारा, एडिथ और मैरी नाम की 3 लड़कियों ने भी, 3 बहनें थी, सगी बहनें थी, उनने भी ज्वाइन किया था इस ग्रुप को। बाद में क्या हुआ, ये ग्रुप बिखर गया, और उसके बाद उन तीनों लड़कियों से
जो है शादी कर ली गई। ठीक है, किनके किनके द्वारा? एक तो एसटी कॉलरिज के द्वारा, बाकी इनके दो मित्रों के द्वारा। ठीक है, विलियम हेजलेट की अगर मैं बात बताऊं कि विलियम हेजलेट जो थे वो, इनके पिताजी बहुत बड़े क्या थे, लीडर थे। ठीक है, तो एक बार एसटी कॉलेज जब फेमस हुए शुरू शुरू में, तो इनको विलियम हेजलिट हेजलिट जो है सुनने के लिए गए थे। जब सुनने के लिए गए, इनसे मिलने के लिए गए, तो इतना ज्यादा प्रभावित हुए विलियम हेजलिट कि इनका मित्रता, इनकी जो है मित्र बनना चाहते थे, और मित्र बने भी बाद में, फ्रेंड बने, ये लोग की अच्छी फ्रेंडशिप रही। और विलियम हेजलिट एक्चुअली इनके नेबर बनना चाहते थे कॉलेज के, क्योंकि इनसे उनको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन जब विलियम हेजलिट ने कॉलरिज को इनके पिताजी से मिलवाया, इनके फादर से मिलाया, तो फादर ने ये अच्छे इनको वर्क दे दिए, अच्छे काम दे दिए विलियम एसटी कॉलरिज को। तो ये उस काम के चक्कर में कहीं दूर निकल गए। ठीक है, और जो वर्क थे वो, मतलब जो काम था वो वर्क राइटिंग का ही था। ठीक है, द टर्म साइकोसोमेटिक वॉज क्वाइंड बाय कॉलरिज। जो ये टर्म है ना साइकोसोमेटिक, ठीक है, ये जो टर्म है किसने दिया भैया? एसटी कॉलरिज ने दिया, इसका खूब यूज किया है इन्होंने। ठीक है, कॉलरिज इंट्रोड्यूस क्रिस्टपल मीटर्स, ध्यान दीजिएगा, कॉलरिज ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? तो ये इन्होंने क्या था, क्रिस्टेबल मीटर्स का जो यूज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंट्रोड्यूस है, वो इन्होंने कराया था, एसटी कॉलरिज ने कराया था। द ऑटोसिलेबिक कपलेट, जो ऑटोसिलेबिक कपलेट होता है उसके बारे में एसटी कॉलरिज ने बताया था। एंड फुल ऑफ स्किलफुल एंड राइमेटिक वेरिएंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब जैसे आपने कपलेट, टेरसेट, इस तरह से सुना होगा ना, तो वो कपलेट के प्रकार हैं, टाइप ऑफ कपलेट है क्या? ऑटोसिलेबिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉलरिज इज ऑल्सो रिफर्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमेंटिसिज्म। ठीक है, तो कॉलरिज इज ऑल्सो प्रेफर्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमेंटिसिज्म, मतलब इनको जो है रोमेंटिसिज्म का अगर कहें तो हाई प्रीस्ट कह सकते हैं आप। मतलब रोमांटिसिज्म का सबसे बड़ा पुजारी अगर आप किसी को कहेंगे तो एसटी कॉलरिज हैं। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ से भी बड़े रोमांटिसिज्म के पुजारी हैं। ठीक है, कॉलरिज सेड दैट ही हैड अ स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ। मैंने आपको बताया था ना कि हैमलेट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया था, विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ा था, और इन्होंने लोगों को उनके बारे में बताया भी अच्छे से था। ही यूज द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ। इन्होंने एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं फ्रेज को यूज किया था, द हाई रोड ऑफ लाइफ। हाई रोड ऑफ लाइफ मतलब दिखावटी जीवन। ठीक है, जैसे अपन लोग का नहीं चलता दिखावटी जीवन, बढ़िया बढ़िया सब कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया कार में घूम रहे हैं, और पता चला कि सब लोन पे है। अब क्या, अगर मान लीजिए जिसने लोन लिया या जिस जो कमाने वाला व्यक्ति है उसे कुछ हो जाए, तो फिर बाकी सब कहाँ पे? रोड में। घर गया, गाड़ी गई, सब क्या। ठीक है, तो ये जो होता है द हाई रोड ऑफ लाइफ, वही है। ठीक है, मोटिवलेस मैनिगिटी इन अ फ्रेज यूज टू कॉलरिज फॉर लैगो इन अथेलो। ठीक है, अथेलो, अथेलो एक वर्क है, आपने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है, तो उस पे इन्होंने क्या है, एक फ्रेज यूज किया है, मोटिवलेस मेलिग्निटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉलरिज wrote a review of अन्य रेडक्लिफ द मैडमॉक। कॉलरिज जो है इन्होंने लिखा है एक रिव्यू, किसके बारे में? अन्य रेडक्लिफ। आपने सुना होगा, बहुत अच्छे मतलब ये भी राइटर है अन्य रेडक्लिफ। इनके ऊपर इन्होंने क्या किया भैया, एक रिव्यू दिया, क्या? द मैड मॉन्क, मतलब कैसा? पागल साधु कहा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देवियों सज्जनों, चीजों को समझिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाय कॉलरिज इन 1817। ठीक है, सबसे पहले विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के ऊपर कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको अलग के ऊपर बताया था। ठीक है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, जिसमें आप बस इतना ही ध्यान रख लीजिए कि इसको जो देने वाले व्यक्ति हैं वो एसटी कॉलरिज हैं, 1817 पे दिए हैं। ठीक है, बाकी इस पे ज्यादा आप पढ़ने के तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा घुसते जाएंगे।
आगे, इमेजिनेशन बाय कॉलरिज। तो अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, इमेजिनेशन हैज थ्री फॉर्म्स। मतलब जो इमेजिनेशन होता है ना, जो हमारा सोचना, अंदाजा लगाना, उसके ऊपर जो हमारे एसटी कॉलरिज हैं, उन्होंने उसको तीन भागों में बताया कि तीन तरह के जो इमेजिनेशन होते हैं वो होते हैं। इमेजिनेशन कितने तरह के होते हैं भैया? तीन तरह के। एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा फैंसी। ठीक है, तीन तरह के। यहाँ पे उसका वर्णन भी किया गया भैया, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कौन सा होता है, या फिर आपका थर्ड वाला इमेजिनेशन कौन सा होता है, उसके बारे में, फैंसी इमेजिनेशन, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको लेनी है तो देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कॉलेज हैज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब यहाँ पे ये जो इमेजिनेशन है ना, इसको, इसके जो थ्री फॉर्म्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फैंसी, तो इसके बारे में हमारे जो एस टी कॉलेज भैया है, उसने कहाँ पे बताया था इसके बारे में? तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप बता दीजिएगा भैया। कॉलेज हैज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया। जो उनका एक वर्क था, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एक प्रोज है ये, उसमें इन्होंने 1817 पे इसे बताया था। ठीक है। इमेजिनेशन एंड फैंसी आर द एक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट काइंड। अब यहाँ पे इमेजिनेशन और फैंसी को दो तरह के प्रकार बताए हैं एक्टिविटी के। ठीक है, उससे आप देख लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती। बस वही चीजें जितना मैंने आपको अभी बता दिया, वही चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाती हैं इस पे। ठीक है, आगे, एसिम्प्लेटिक। कॉलेज कॉइन्ड द टर्म is simplistic to describe power of poetic imagination in biographia literaria. This is the power synthetic in nature, higher than fancy, affecting a fusion of the rational with the magical or supernatural. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉलरिज जो हैं उन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया, जिसे बोल सकते हैं आप एसएम प्लास्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भैया? तो पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन होता है। मतलब जो पोएट्री होती है ना, वो कितना आप उसमें सोच सकते हो, कितना आप उसमें सोचते सोचते घुस सकते हो, उस चीजों को ये बताती है। ठीक है, एसएम प्लास्टिक में। ठीक है, अब ये जो इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया है, तो भैया तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया है हमारे राइटर ने। दिस इज अ पावरफुल सिंथेटिक नेचर देयर हायर देन फैंसी। ठीक है, तो फैंसी से ज्यादा इसमें सोचने की जो है बात वो मिलती है। मतलब आप कितना सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो, वो पोएट में ही संभव है, पोएट्री में ही संभव है ना। आप जैसे देखते होंगे कि एक लाइन को कितने अच्छे से कितनी बार बता दिया जाता है। ठीक है, वो चीज है। मेजर वर्क, इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क को हम देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लिरिकल बैलेड है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, लिरिकल लिरिकल जो बैलेड है, ये इतना महत्वपूर्ण वर्क है, इतना महत्वपूर्ण वर्क है कि अब क्या कहें। इसमें दो राइटर हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज विलियम्स विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड वन इज एस टी कॉलरिज। विलियम जो वर्ड्सवर्थ हैं, उस उनके इसमें 19 वर्क को शामिल किया गया है, और जो एस टी कॉलरिज है, उनके केवल 4 वर्क इसमें शामिल है। लेकिन वो 19 से कई ज्यादा अच्छे जो है इनके 4 वो वर्क थे। इसलिए लिरिकल बैलेड में इनके कम वर्क होने के बाद भी इनको अच्छी प्रसिद्धि मिली थी एस टी कॉलरिज को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द स्टेट्समैन मैनुअल और द बाइबल, द बेस्ट गाइड टू पॉलिटिकल स्किल एंड फॉरसाइट, अ लेसमन। ये इनके वर्क के नेम है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टेवल, क्रिस्टेवल जो है वो 1816 पे आया था। कुबला खान जो है अबीजन है, 1816 पे आया था। द पेन्स ऑफ स्लीप है, 1816 पे आया था। बायोग्राफिया लिटरेरिया है, 1817 पे आया था। एड्स टू रिफ्लेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेनली कैरेक्टर,
ये भी इनका एक वर्क है। कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, ये भी इनका एक वर्क है। हिंट्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ लाइफ। देखिए ये जो ऊपर के हैं ना, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये वाले जो 6 नंबर तक है इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है, बाकी इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ मिडनाइट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, अस्त्रा पोयम, ठीक है। ओसेरियो, ठीक है, ये एसटी कॉलरिज का है। ब्लैंक वर्स है, टिस्डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1797 पे आया था, बट कुड नॉट परफॉर्म ड्यू टू रिजेक्शन बाय ड्यूरी लेन थिएटर। अब यहाँ पे ड्यूरी लेन थिएटर द्वारा इसको क्या कर दिया गया था भैया, पब्लिश करने से मना कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था 1797 पे, ठीक है। कॉलरिज रिवाइज्ड इट एंड रिकास्ट द प्ले 16 years later with the new title Remorse। फ्रेंस एंड ओड है, अच्छा ये फ्रेंस एंड ओड इनकी बहुत ज्यादा फेमस है, इनको ध्यान रखिएगा, फ्रेंस एंड ओड, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं एन ओड ऑफ फ्रेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्सेशन पोयम, टोटल इन्होंने 8 कन्वर्सेशन पोयम लिखी हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 ऊपर बताई थी, ठीक है। ऊपर आप अगर क्लास में स्टार्टिंग में देखेंगे तो 3 मैंने आपको कन्वर्सेशन पोयम बताई हैं, जो आप लोग को पढ़ के रखना है, ठीक है। कन्वर्सेशन मतलब पोयम, मतलब जैसे कि प्रोज होते हैं ना, दो लोगों के बीच में बात, इस तरह का कन्वर्सेशन पोयम होती है। रिजेक्शन एंड ओड, ठीक है, इट इज ओरिजिनली अ वर्स लेटर टू सारा हडसन। अब ये जहाँ पे जो ये सारा हडसन है ना, हचिनसन, ये इनकी वाइफ है, अ वुमन विथ हुम कॉलरिज वाज डिस्पेरेट इन लव। अब जो सारा है, इनके साथ इनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, और धीरे धीरे इनके बीच में टकराव हुआ और इनका जो प्यार था वो बिखर गया, ठीक है। अब ये जो सारा है, मैं आपको बता दूं, ये सारा इनसे इसलिए अलग हो गई थी क्योंकि ये नशा बहुत करते थे। किस चीज का नशा, किसका किसका, तो मैंने बताया था आप लोग को, क्या चीज, अफीम का, अफीम का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, क्रिटिसिज्म ऑन कॉलरिज। अब कॉलरिज के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुए हैं उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, ठीक है। अब ये टीएस इलियट ने इनके ऊपर क्या किया भैया, तो नहीं, इन्होंने क्या किया, टीएस कॉलरिज के ऊपर किया, हाँ, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश क्रिटिक एंड इन अ सेंस दैट लास्ट, ठीक है। चार्ल्स लैम कॉल्ड कॉलरिज, चार्ल्स लैम ने कॉलरिज को क्या किया, अ डैमेज एर्केंजल, ठीक है, एर्चिंजल, एर्चिन एर्किंजल। तो ये कहा किसने, चार्ल्स लैम ने। अब ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिटिक हुआ है ना, यहाँ पे क्रिटिक एसटी कॉलरिज ने नहीं किया है, एसटी कॉलरिज को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो टीएस इलियट हैं, उन्होंने क्या कहा भैया, कॉलरिज को, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश क्रिटिक एंड इन अ सेंस दैट लास्ट, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं भैया, तो चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड अ डैमेज एंज आर्केंजल, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, द राइम ऑफ द एंशियंट माइनर, देखिए अगर हो पाएगा तो मैं आप लोग को कल ना ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये वर्क मैं आप लोग को कल करा दूंगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कुबला खान में, आप लोग को देखिए 1-2 दिन में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बायोग्राफी लिटरेरिया, बस इतने 3 वर्ग इनके बच रहे हैं जो मैं आप लोग को कल बताऊंगा, ठीक है। इनके बारे में आपको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, इनको आपको सबको मैंने नोट्स उपलब्ध कराए हैं, इन नोट्स को आप बढ़िया पढ़िए, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।